स्टूडेंट्स, द लैंग्वेज नेक्सस के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के एक और सिलसिले ऐसे राइटिंग का आज आगाज करते हैं। ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको अब हर तालीमी लेवल पर इसकी खास इंपॉर्टेंस दी गई है। प्राइमरी लेवल से होकर मिडिल लेवल में बच्चों को बेसिक्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद मैट्रिक वो लेवल होता है जहाँ पर बच्चों को बाकायदा 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है इस टॉपिक का। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर आकर फिर से 15 मार्क्स के एक बच्चों को चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया जाता है। ग्रेजुएशन लेवल हो या उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, किसी भी बैनर पर ये एग्जाम्स हो रहे हैं, हर लेवल पर ऐसे राइटिंग की इंपॉर्टेंस अपनी बहुत खास इंपॉर्टेंस हो चुकी है। सो आज का टॉपिक हमारा जो है वो ऐसे राइटिंग के बारे में है। ऐसे राइटिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में वीडियोस का सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज का टॉपिक इस बारे में है कि ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर इंटरमीडिएट का एक पेपर दिखाया जा रहा है, एक पास पेपर दिखाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे राइटिंग के बारे में है। स्टूडेंट्स को 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर एक ऐसे लिखने का कहा गया है। रिसेंटली एक क्लास में बच्चों का एक टेस्ट लिया गया था। ये एक बच्चे का एक सैंपल पेपर है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। इस पेपर को अटेम्प्ट करने में कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस का 1 बाय 1 जिक्र करते हैं और उसमें से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ये हेडिंग आती है। कई बार स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो एक ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन को या ऐसे राइटिंग में इन जनरल किसी भी क्वेश्चन को बहुत एब्रप्ट अंदाज में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखना या क्वेश्चन की हेडिंग लिखना, वो सब चीज़ें बच्चे नहीं लिखते। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आपके ऐसे राइटिंग की जो ओपनिंग है वो 3 स्टेप ओपनिंग होनी चाहिए। 3 स्टेप ओपनिंग में नंबर 1 पे आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। हमारे जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है वो हम बच्चों को ज़बानी मेमोराइज करा देते हैं कि आपका ये इंटर के लिहाज से लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है या मैट्रिक के लिहाज से क्वेश्चन नंबर फलां जो भी है। तो इंटर के लिहाज से ये पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें अब बच्चे थोड़ा बहुत सुस्ती का मुजाहरा करते हुए Q5 लिख देते हैं, Q नंबर 5 लिख देते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इस पर इतना वक्त नहीं लगता। इस वर्ड क्वेश्चन को फुल वर्ड लिखना चाहिए एंड इससे चीज़ ज़्यादा बेहतर दिखती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा वर्ड लिखा करें। उसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग दिया करें। ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, इट मे बी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस, इट मे बी इडियम्स और प्योर वर्ड्स और ट्रांसलेशन, कोई भी आपका टॉपिक होता है, क्वेश्चन लिखने के बाद उसका टॉपिक लाजमी लिखा करें। ऐसे राइटिंग के टॉपिक में टाइटल केस यूज करते हुए ऐसे का ई कैपिटल होना चाहिए, राइटिंग का W कैपिटल होना चाहिए। इन द सेम वे जो 3rd स्टेप हमारा होता है उसमें हम गिवन 4 टॉपिक्स में से अगर 4 ना भी हो, एक टॉपिक हो, तब भी उस टॉपिक को यहाँ पर लिखते हैं और टॉपिक को भी हम टाइटल केस में कोशिश करते हैं कि माई का M कैपिटल है, एम का A कैपिटल है और लाइफ का L कैपिटल होना, ये टाइटल केसेस हम कहते हैं। सो हमारी हेडिंग जो है वो 3 स्टेप प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देखिए इंटर के लेवल पर बच्चों को हम कहते हैं कि आमतौर पर उनके पास 40 मिनट्स, ऑन एवरेज 40 मिनट्स होते हैं एक लेटर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 40 मिनट्स में बच्चे जो हैं वो आमतौर पर 7 to 8 पेजेस का कंटेंट लिख पाते हैं। ये जो आपके सामने पेपर है इसमें भी बच्चों को 40 मिनट्स दिए गए थे इसको अटेम्प्ट करने के लिए और 40 मिनट्स में बच्चों ने वो जो गिवन लिमिट होती है पेपर की 300 to 400 उस पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि थोड़ा बहुत ट्रेंड के साथ चलते हुए, थोड़ा बहुत टाइम को देखते हुए या अपने लेवल को देखते हुए बच्चे 7 to 8 पेजेस तक जाते हैं। तो इस टॉपिक पर भी बच्चों को 40 मिनट्स दिए गए थे। उन 40 मिनट्स में इस स्टूडेंट ने तकरीबन 35 to 36 मिनट्स में अपना ये 8 पेजेस का या 7.5 पेजेस का ये ऐसे कंप्लीट करके दिया था। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात पेपर चेकर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके कंप्लीट ऐसे को पढ़ पाए, तो वो कुछ सेक्शंस को या उनके कुछ खास रूब्रिक्स होते हैं, कुछ खास पैरामीटर्स होते हैं, उन पर एक ऐसे को चेक कर रहे होते हैं। उन पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर आपको होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। पेपर चेकर कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो, पेपर चेकर कितने ही कैजुअल अंदाज में क्यों ना पड़े या कितना सीरियस क्यों ना पड़े, वो ओपनिंग पैराग्राफ को लाजमी पढ़ते हैं। वो ये लाजमी पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट ने या एक लर्नर ने अपनी बात को स्टार्ट कैसे किया था, तमहीद कैसे बांधी थी, ओपनिंग कैसे थी बच्चे की। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है ये फ्लॉलेस होना चाहिए, इसमें किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1, 2, 3 गलतियां हमारी आ गई तो उससे इंप्रेशन ऐसा जाएगा कि आपके पूरे ऐसे में हर पैराग्राफ में आपकी 1, 2, 3, 4 कुछ गलतियां होंगी और जिससे
अगर आपका पेपर चेकर पूरा ऐसे नहीं भी पढ़ पा रहा तो आपका सारा जो ऐसे है वो फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली जज हो जाता है। तो ओपनिंग पैराग्राफ के बारे में मेरी खास इंस्ट्रक्शन होती है बच्चों को कि ये हमेशा हमेशा फ्लॉलेस होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चों को इसको प्रूफ रीड करना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 में पॉइंट होता है किस चीज़ का, पैराग्राफिंग का या इंडेंटेशन का। कंप्यूटर की ज़बान में जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हम टैब प्रेस करके कर्सर को आगे लेकर जाना या थोड़ा स्टार्टिंग के पॉइंट को आगे लेकर जाना, उसको हम इंडेंट करना कहते हैं। इंडेंटेशन हो गया या फिर पैराग्राफिंग। ऐसे राइटिंग में पैराग्राफिंग का किरदार होता है। पैराग्राफिंग बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। यहाँ आपको पेपर सामने दिख रहा है, यहाँ से एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे की पेज पे जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होना, यहाँ से स्टार्ट होना, इस जगह से स्टार्ट होना, ये बड़ा वाज़ेह दिख रहा है यहाँ से। मेरी हमेशा बच्चों को ये हिदायत होती है कि आप ये जो आपका पेपर का ये मार्जिन होता है जो यहाँ से लेकर इस जगह तक मार्जिन जा रहा है, इस मार्जिन को देखें, इस मार्जिन को आप 50% में डिवाइड करें। इमेजिन करें ये आपका 50% है, उस 50% का मजीद 50% यहाँ पर बनेगा, यानी कि आपके इस मार्जिन का यह 25% बन गया। इस 25% को जहन में रखकर जब भी पैराग्राफ स्टार्ट किया करें आप उस 25% से स्टार्ट किया करें। ये वो जगह होती है जहाँ से वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है किसी भी एक शख्स को जो कि सरसरी अंदाज में भी देखना चाहे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, नए पैराग्राफ पे जा रहे हैं। ये पैराग्राफिंग, ये इंडेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पे मेरा पॉइंट है किस चीज़ का, हाईलाइटिंग का या की पॉइंट्स का। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बाज़ औक़ात पेपर चेकर के पास वक्त नहीं होता चीज़ों को थोरली पढ़ने का, 7-8 पेजेस को पढ़ने का, तो वो ओपनिंग पैराग्राफ को लाजमी पढ़ते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ के बाद फिर देखते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट कैसे मूव कर रहे हैं। आपके हर पैराग्राफ को देखना, उस पैराग्राफ में से आपने एक वर्ड को, जिसको आप की वर्ड समझते हैं, की वर्ड कहते हैं, आपने उसको हाईलाइट किया होता है। वो एक वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कि पूरे पैराग्राफ की एक जिस्ट होता है, पूरे पैराग्राफ की थीम होता है। अगर पेपर चेकर के पास वक्त ना हो तो उस एक वर्ड से अंदाजा लगा ले कि ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमें हर पैराग्राफ में एक वर्ड को, एक की वर्ड को हाईलाइट करना चाहिए। यहाँ पर उसने आई हैव चोजन टू टीच, यहाँ पर लव्स टीच को हाईलाइट किया था, कहीं पर उसने बच्चे ने कुछ और वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर इंस्पिरेशन, यहाँ पर पैराग्राफ के कीवर्ड उसे इंस्पिरेशन लगा था। तो आपने भी हर पैराग्राफ में इस एक कीवर्ड को लाजमी हाईलाइट करना होता है। और हाईलाइटिंग एक कीवर्ड ही किया करें, एक से ज़्यादा हो तब भी बस एक कीवर्ड हाईलाइट करना ही काफ़ी है। ओवर हाईलाइटिंग भी वो पेपर को जो है ना वो बड़ा अजीब सा बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो बनता है कोटेशंस का। अब कोटेशंस कभी भी हमारे ऐसे राइटिंग का हिस्सा नहीं रहे थे। कोटेशंस क्या होते हैं, यानी आप ऐसे राइटिंग में जो भी पैराग्राफ, जो भी अपने आइडिया लिख रहे होते हैं, अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए किसी फेमस इंटेलेक्चुअल स्कॉलर, किसी राइटर की कही गई बात को आप साथ कोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है। यहाँ पर कहीं पर भी एक्चुअल राइटिंग में आप जो अमेरिकन लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स उठाकर देखते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी कोटेशन का सिलसिला नहीं होता। लेकिन अब एक ट्रेंड सा बन चुका है कि जहाँ पर भी सेल्फ राइटिंग आती है वहाँ पर कोटेशन साथ में लोग लिखते हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। तो कोटेशन मेरा पहला सबसे अहम पॉइंट है कि कभी भी आपका ऐसे जो है वो स्टार्ट कोटेशन से नहीं होना चाहिए। ऐसे की ओपनिंग हमेशा अपनी होनी चाहिए, ओपनिंग पैराग्राफ हमेशा अपना होना चाहिए। एंड द सेम वे आपके जो ऐसे है वो ख़त्म हो रहा हो तो उसके बाद एंड पर भी कोई कोटेशन ना हो, हमेशा एंडिंग पैराग्राफ या कंक्लूडिंग पैराग्राफ वो आपका अपना होना चाहिए, उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग और कंक्लूजन, ओपनिंग से पहले और कंक्लूजन के बाद कोई कोटेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ पेपर में देखा है कि आमतौर पर बच्चे हर पेज पर या हर पैराग्राफ के बाद एक कोटेशन लिख रहे होते हैं, जो कि एक गलत स्ट्रेटजी है। कोटेशन मैं बच्चों को सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 3 से 4 पैराग्राफ आइडिया लिखें, 3 से 4 पैराग्राफ। उस 3 से 4 पैराग्राफ लिखने के बाद फिर एक कोटेशन लिखा करें, जिससे कोटेशन आपकी शायद कभी 2 सफ़ों पर एक जाकर बनती है या फिर अच्छे खासे 3-4 पैराग्राफ के गैप के बाद एक आती है। तो स्टार्ट की कोटेशन स्टार्ट में चले आ गई है, उसके बाद एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, उसके बाद कोटेशन आई है, फिर एक पैराग्राफ आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर उसके बाद कोटेशन आ रही है। तो 3 पैराग्राफ का लाजमी गैप दिया करें, 3 से 4 का। कोटेशंस की बम्बार्डमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा कोटेशंस हों तो वो चीज़ आपकी राइटिंग को बहुत डल सा बना देती है। सिमिलरली कोटेशन लिखने में कुछ बातों का ख्याल भी करना होता है। यानी सबसे पहले तो कोटेशन है वो आप सेंटर में लिखा करें, ठीक है। कोटेशन को मार्कर से हाईलाइट किया करें और मार्कर से हाईलाइट करते हुए भी ये देखें कि
ऐसा ना हो कि आपकी एक कोटेशन जो है वो ब्लू इंक से हो, अगली ब्लैक इंक से हो। ये डिफरेंट इंक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें एक कंसिस्टेंटली एक ही इंक को यूज़ करते रहना चाहिए, तमाम कोटेशंस ब्लू से हों या तमाम कोटेशंस ब्लैक से हों। कोटेशंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। कोटेशन अगर इन्वर्टेड कॉमास में ना हो तो फिर वो किसी की कही गई बात आपकी बात बन जाती है, जो कि अनएथिकल चीज़ होती है। कोटेशन जो है वो कैची होनी चाहिए, बोरिंग किस्म की ना हो। 10th का बच्चा है, 10th के लेवल को मद्देनजर रखकर फिर कोटेशन को लिखा करें। 12th क्लास का बच्चा है तो अपने लेवल को मद्देनजर रखिए, ना कि ये कि हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस है, उसी को फिर बच्चे मोल्ड कर लेते हैं, पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस, और कुछ ना कुछ जो भी कहते हैं इज़ अ की टू सक्सेस करके। तो इस तरह की जो है ना कोटेशंस को अवॉइड किया करें, और कोटेशन खुद से भी ना बनाया करें। पेपर चेकर जो हैं वो दिन में कितने पेपर चेक कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से तमाम कोटेशंस का पता होता है कि इस टॉपिक पर क्या क्या चीज़ फिट हो सकती है। तो कोटेशन खुद से भी ना बनाया करें। और एक कोटेशन को अंडरलाइन कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। कोटेशन के इर्द गिर्द कुछ लोग लाइन्स लगा देते हैं, यहाँ पर इधर उधर, यहाँ पर लाइन्स लगाना, ये इस तरह की लाइन्स वाइन्स ना लगाया करें। इन्वर्टेड कॉमास लगाना बस उतना काफ़ी होता है। कोटेशन बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। कोटेशन शॉर्ट हो तो कोटेशन कैची लगती है, अपीलिंग लगती है। कोटेशन लेंदी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली कोटेशन से पहले और कोटेशन के बाद एक लाइन का गैप भी लाजमी दिया करें, ठीक है। ये कोटेशन को अच्छा करती है और कोटेशन को हाईलाइट करती है और वाज़ेह सामने लेके आती है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या चीज़ है कोटेशन के बाद, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है किस चीज़ का, हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ का। कंक्लूडिंग पैराग्राफ पेपर चेकर जो है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि उनके पास समटाइम्स वक्त नहीं होता पूरे ऐसे को पढ़ने का। तो अगर पूरे ऐसे वो नहीं भी पढ़ते, वो हिंट्स के थ्रू ही जा रहे होते हैं या कहीं कहीं पर कुछ लाइंस को पढ़ रहे होते हैं या अपने रूब्रिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन सब के बावजूद वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ को लाजमी देखते हैं। आई बिलीव कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ के आपके 15 मार्क्स के ऐसे में 3 to 4 मार्क्स होते हैं या होने चाहिए। ये बहुत अहम होता है, यानी आप अपनी बात जितनी भी बयान कर रहे होते हैं उसको आखिर में कंक्लूड ना करें तो आपकी बात है वो बेबुनियाद रह जाती है। तो मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोस एंड कॉन्स का ऐसे लिख रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैसे लिख रहे हैं, तो उस ऐसे में अगर आपने एक डिसएडवांटेज कम कर दिया, एक एडवांटेज कम कर दिया, तो उससे आपके पेपर पर कम असर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा शायद। लेकिन अगर आपने कंक्लूजन ना लिखा तो आपका पूरा जो ऐसे है वो सारा आखिर में जो है वो एंडलेस रहता है, उसमें कोई बेबुनियाद सा बन जाता है कि आप उसमें आखिर में कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये कंक्लूजन लाजमी है, और कंक्लूजन लिखते हुए लाजमी एक और चीज़ लिखा करें कि एक कंक्लूडिंग सिग्नल होता है, एक कंक्लूजन या कंक्लूडिंग मार्कर होता है, इसका एक डिवाइस होता है। आखिर में आप बताते हैं कि इन अ नटशेल, यानी कि टू वाइंड अप माई डिस्कशन, या फिर टू एंड माई डिस्कशन, और टू सम अप माई डिस्कशन, और इन द एंड, और टू कंक्लूड, जैसे कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि हिंट देती हैं बड़े वाज़ेह तौर पर राइटर को कि यहाँ पर आप अपनी बात को ख़त्म करने लगे हैं। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ लाजमी लिखना चाहिए, उससे पहले उसमें कंक्लूडिंग सिग्नल लाजमी होना चाहिए, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका भी फ्लॉलेस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कंक्लूजन के बाद एक और सवाल आता है कि इस चीज़ का कि ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बोर्ड का पैटर्न हमें कहता है सेकेंड ईयर के लिए रेट से 300 to 400 वर्ड्स की लेंथ हमें रिकमेंड करता है। तो लेकिन फिर वही बात कि हमने जहन में जो तकसीम की हुई है अपनी, हमारे पास सेकेंड ईयर के बच्चों के पास 40 मिनट्स का वक्त होता है एक ऐसे को कवर करने के लिए। तो 40 मिनट्स में अक्सर जो बच्चे होते हैं वो कम से कम 6 पेजेस को, 6.5 पेजेस को, 7 पेजेस को कवर कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि इस बच्चे ने ये 35 मिनट्स में ये 8 या 7.5 पेजेस का एक ऐसा लिखा था। तो 8 पेजेस एक नॉर्म सा बन गया आजकल, या 7 पेजेस एक नॉर्म सा बन गया। तो हम ये रिकमेंड बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपने टाइम को देखते हुए, अपने लेवल को देखते हुए, अपने आइडियाज़ की स्ट्रेंथ को देखते हुए आप भी तकरीबन 8 पेजेस तक या 7 पेजेस तक क्लास में जाया करें आप। तो अगर जा सकते हैं आप जाया करें, अदरवाइज 6 पेजेस तो एक जनरल सी चीज़ बन चुकी है अब। तो ये लेंथ का आपने ख्याल कर लें। उसके बाद जब लेंथ की बात आती है वहाँ पर बाज़ वक़्त कुछ बच्चे जो कि ज़्यादा लेंथ के चक्कर में वर्ड्स के दरमियान अननेसेसरी स्पेसिंग कर देते हैं। एक लाइन पर 3 वर्ड्स लिखना, ठीक है, जिससे वो उन्हें लगता है कि 8 पेजेस कर लेंगे कवर। लेकिन जो पेपर चेकर होते हैं उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर बच्चा एक नेचुरल राइटिंग में लिख रहा है और कहाँ पर बच्चा नेचुरल राइटिंग से हट कर लिख रहा है। तो वहाँ पर आपकी वो जो चीज़ है वो आपको उल्टा डिसएडवांटेज की तरफ ले जा सकती है। आप अननेसेसरी स्पेसिंग पे ना जाया करें। आपका आधा पेज कम होगा, 1 पेज कम होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन आप नेचुरल राइटिंग में रहा करें। एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप, लेफ्ट अलाइनमेंट को देखिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों का पेपर देखा, वहाँ पर उनके पैराग्राफ में
पहली लाइन में इंडेंट करना वो तो बनता है, उसके बाद ये वर्ड यहाँ होता है, अगला लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर कहीं यहीं से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, आगे पीछे से स्टार्ट हो रहे होते हैं। देखें एक लाइन कहाँ ख़त्म होती है वो तो आपके इख्तियार में नहीं होता कि लफ्ज़ आखिरी कौन सा होगा, कैसा किस लफ्ज़ पे हम पहुँचेंगे, लेकिन हर नई लाइन को स्टार्ट करना वो आपके इख्तियार में होता है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अपने लेफ़्ट अलाइनमेंट का हमेशा ख्याल रखा करें, ये बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेरे आइडियाज़ थे, कुछ मेरी सजेशंस थी, गाइडलाइंस थी इसको पेपर के हवाले से। इन आइडियाज़ को ज़हन में रखते हुए आई होप कि स्टूडेंट हैं वो अपने पेपर अटैम्प्ट करने के मेथड को और पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।